प्रिय विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर बीए पार्ट सेकंड ज्योग्राफी रिसोर्स ज्योग्राफी के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत हमने रिसोर्स क्लासिफिकेशन का अध्ययन किया था, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल जो संसाधन पाए जाते हैं, नवीनीकरण तथा पुनः नवीनीकरण जो अनवीनीकरण योग्य संसाधन पाए जाते हैं, उसका वितरण की दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से, विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों का मानवीय उपयोग की दृष्टि से विभिन्न प्रकार के संसाधनों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। उसी संदर्भ के अंतर्गत जो आपके कोर्स में या आपके सिलेबस में जो टॉपिक है वो कहलाता है रिसोर्स क्लासिफिकेशन ऑफ जिमरमैन महोदय का संसाधनों का वर्गीकरण। मुख्य रूप से संसाधन भूगोलवेता प्रोफेसर जिमरमैन महोदय ने भी अपना संसाधनों या संसाधन भूगोल के अंतर्गत संसाधनों के वर्गीकरण को प्रस्तुत किया है। उन्होंने अपने वर्गीकरण को अलग तरह से प्रस्तुत किया है और उनके जो विभिन्न प्रकार के संसाधनों के वितरण पाए जाते हैं, उनकी दृष्टि से, संसाधनों की उपादेयता की दृष्टि से और उसका जो विभिन्न प्रकार के जो उपयोग पाए जाते हैं एवं प्रयोग पाए जाते हैं, उसके आधार पर विभाजित करने का प्रयास किया है। उन्होंने संसाधन वर्गीकरण को या अपने संसाधन भूगोल के संसाधन वर्गीकरण को निम्न 4 भागों में विभाजित किया है, जिसमें पहला आता है अप्रयुक्त संसाधन, अनयूजेबल रिसोर्सेज। अनयूजेबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? वे संसाधन जिनका अभी तक किसी भी रूप के अंतर्गत या किसी भी प्रकार से उसका प्रयोग नहीं किया गया है या जिसका उपयोग नहीं किया गया है। तो ये संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? सामान्य रूप से यदि हम देखते हैं तो ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में या ऐसे विषम परिस्थितियों वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं, जहाँ से हम विभिन्न प्रकार के जो संसाधन होते हैं या जो भी वहाँ पर उपलब्ध जो संसाधन होते हैं, उसका सुचारू रूप से उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं, या दूसरी ओर वहाँ पर मानव संसाधन का जमाव कम पाया जाता है। इस कारण से भी हम उन संसाधनों का उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे विषम परिस्थितियों के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, पर्वतीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, नदी घाटी बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के ध्रुवीय प्रदेश पाए जाते हैं। इन प्रदेशों के अंतर्गत या कठोर जो उष्ण मरुस्थलीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत भी हम उन संसाधनों का या वहाँ पर पाए जाने वाले संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। जैसे दक्षिण अमेरिका के जो अमेजन नदी के बेसिन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, वहाँ पर संसाधनों का बहुत ही कम मात्रा में उपयोग किया जाता है, क्योंकि नदी घाटी बेसिन प्रदेश, दूसरा विषुवत रेखीय प्रदेश तथा घने जंगल पाए जाने के कारण वहाँ पर, एवं दूसरी ओर वहाँ पर मानव बसाव भी कम पाया जाता है एवं जलवायु भी वहाँ की प्रतिकूल पाई जाती है। इस कारण से उन संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाया। दूसरी ओर अफ्रीका महाद्वीप का कांगो नदी का बेसिन, कांगो जायरे नदी के जो बेसिन प्रदेश पाए जाते हैं, उसकी भी विकट परिस्थितियाँ भूमध्य सागरीय प्रदेशों में स्थित होने के कारण तापमान, वर्षा की अधिकता, घने जंगल पाए जाना तथा वहाँ पर मानव बसाव कम पाए जाना तथा तकनीकी ज्ञान की उपलब्धता या अनुपलब्धता के कारण भी उन क्षेत्रों में पूर्ण रूप से संसाधनों का उपयोग नहीं हो पाता है। तीसरा जो प्रदेश आता है वो आता है जैसे ध्रुवीय प्रदेश। ध्रुवीय प्रदेशों में जहाँ साल भर बर्फ़ का जमाव रहता है, वो क्षेत्रों से हम विभिन्न प्रकार के संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाते हैं। पहली बात, वहाँ पर जनशून्य प्रदेश पाया जाता है या मानव का बसाव भी कम पाया जाता है। वहाँ के जो बर्फ़ के जमाव पाए जाते हैं या जो हिमशिलाएँ पाई जाती हैं, वो भी अत्यधिक मात्रा में 100 से 200 मीटर तक भी ऊंचाई वाली वहाँ पर हिमशिलाएँ पाई जाती हैं। जैसे उत्तर के आर्कटिक जो प्रदेश पाए जाते हैं, दक्षिण का जो अंटार्कटिक महाद्वीप पाया जाता है। इसी प्रकार से पर्वतीय जो प्रदेश पाए जाते हैं, हिमालय के पर्वतीय प्रदेश पाए जाते हैं, उसमें ऊपरी जो चोटियाँ पाई जाती हैं, जिसकी 4000 मीटर से 4500 मीटर से लेकर
से लगभग 5,500 मीटर तक की ऊंचाई वाले जो क्षेत्र पाए जाते हैं वो सदैव बर्फ़ से आच्छादित रहते हैं। इसी प्रकार से जैसे तिब्बत का पठारी प्रदेश पाया जाता है, पामीर का जो पठारी प्रदेश पाया जाता है, उसका भी संसाधनों का पूर्ण रूप से हम उपयोग नहीं कर पाए हैं। तो इस प्रकार से अप्रयुक्त संसाधन जिसका हम प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जिसका हम व्यापारिक स्तर पर या विस्तृत स्तर पर उपयोग नहीं कर पाए हैं या अभी तक प्रयोग या उपयोग नहीं हुआ है, उनको अप्रयुक्त संसाधन कहते हैं। दूसरा जो विभाजन आता है वो आता है अप्रयोजनीय संसाधन, अनयूजेबल रिसोर्सेज। ऐसे कौन से संसाधन होते हैं? पहला तो जो प्रयोग जिनका हुआ ही नहीं है या जो पूर्ण रूप से हम उसका उपयोग नहीं कर पाए हैं, ऐसे दूसरा जो क्लासिफिकेशन आता है अप्रयोजनीय, जिसका कोई प्रयोजन नहीं पाया जाता या जो संसाधन होते हैं वो प्रयोग के योग्य नहीं समझा जाता है। उनको हम एक बार प्रयोग में ले लिया और उसके बाद में यदि हम उसमें संसाधन का उपयोग करते हैं या संसाधन में हम किसी प्रकार के उपयोग करने की कोशिश करते हैं तो वह संसाधन होता है उसकी जो खर्च करने की या उसके जो अत्यधिक मात्रा में व्यय होता है और उससे प्राप्त होने वाले जो पदार्थ होते हैं उसकी लागत होती है, वो हमें पूर्ण रूप से लागत अधिक होती है, लाभ उसका कम होता है। लेकिन इसमें भी कुछ जो क्षेत्र होते हैं, यदि बहुमूल्य खनिज पाए जाते हैं या बहुमूल्य धातुएं पाई जाती हैं तो हम उसका उत्पादन करते हैं, उसकी लागत अधिक होने के बाद में भी हम उसका उत्पादन करते रहते हैं। जैसे जिन संसाधनों का प्रयोग के योग्य नहीं समझा जाता है, जैसे विभिन्न प्रकार की कोयले की जो खदान पाई जाती हैं जिसमें काफ़ी लंबे समय से हम उसका उपयोग कर रहे हैं और वहाँ पर कोयला होता है लगभग समाप्त हो जाता है, और यदि उसका अत्यधिक मात्रा में से हम और भी दोहन करते हैं तो वह अत्यधिक मात्रा में व्ययशील होता है या उसकी लागत है अधिक आती है, तो उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं और फिर उसको छोड़ दिया जाता है या वह जो क्षेत्र होता है उसको निर्जन क्षेत्र के रूप में छोड़ दिया जाता है। जैसे ब्रिटेन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो कोयले की खदान पाई जाती हैं, भारत में भी जो दामोदर घाटी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, सोन नदी के घाटी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों में जहाँ पर अत्यधिक मात्रा में खनन का कार्य हो चुका है वहाँ पर हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से कुछ जो जिन क्षेत्रों के अंदर लोहा का जमाव होता है, लोहा इसका होता है या गहरी खदान हो जाने के कारण जैसे सोने का उपयोग होता है वो हम नहीं कर पाते हैं और वहाँ पर अत्यधिक मात्रा में वह व्ययशील होता है। जैसे भारत में दक्षिण भारत के जो कोलार के जो क्षेत्र पाए जाते हैं जहाँ पर सोने का उत्पादन किया जाता था, धीरे धीरे वो खदान है वो अब बंद होने के कगार पर आ चुके हैं। तो इस प्रकार से जो अप्रयोजनीय जो संसाधन होते हैं, अनयूजेबल होते हैं, जिसका यूज़ कम हो जाता है और वह अत्यधिक मात्रा में उसका संसाधन का उपयोग नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे दूसरा क्लासिफिकेशन है जिमरमैन महोदय का पाया जाता है। तो तीसरा उसका जिमरमैन महोदय ने संभाव्य संसाधन पोटेंशियल रिसोर्सेज के रूप में विभाजित करने का प्रयास किया है। तो ऐसे संसाधन जिसका वर्तमान समय में हम उसका उपयोग नहीं कर पाते हैं लेकिन भविष्य में उसके उपयोग की संभावना पाई जाती है। ऐसे कौन कौन से संसाधन पाए जाते हैं? जैसे नदी का बहता हुआ जो जल होता है, उस बहते हुए जल के द्वारा हम किस प्रकार से कृषि कार्य के लिए, सिंचाई के लिए हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन भविष्य में हम किस प्रकार से उसका उपयोग करेंगे, जल विद्युत के लिए करेंगे या विभिन्न प्रकार के जो भी ऊर्जा के दूसरे जो प्रारूप पाए जाते हैं उसके अंतर्गत उसका उपयोग कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से जैसे जो संभाव्य संसाधन है सौर ऊर्जा आ गई, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के अंतर्गत सौर ऊर्जा है वह भी एक बहुत ही संभाव्य संसाधन पाया जाता है, वहाँ पर उसकी पोटेंशियलिटी है वो पाई जाती है। ये लेकिन दूसरी ओर यदि हम शीत प्रदेश या शीतोष्ण प्रदेशों में सौर ऊर्जा की हम अपेक्षा करें तो वह नगण्य होगी, क्योंकि वहाँ पर सूर्य की जो सौर्यिक विकिरण होता है उसकी मात्रा कम पाई जाती है, इसलिए वहाँ पर उसकी संभाव्यता या पोटेंशियलिटी होती है वह कम पाई जाती है और वहाँ पर हम भविष्य में भी उसका उपयोग है नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ जो धात्विक खनिज होते हैं जहाँ पर उसका धीरे धीरे खोज करते हैं तो उसका जैसे जो पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं या प्राकृतिक गैस के जो भंडार पाए जाते हैं वो भी अब धीरे धीरे जो गहन क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया का जो प्रदेश पाया जाता है, भारत में भी भी कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, उसके अंतर्गत पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन होने लगा। तो वहाँ पर जो संभाव्य संसाधन होते हैं
जैसे नदी जल के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा विद्युत का उत्पादन करना। इससे संभाव्य संसाधन होते हैं विभिन्न प्रकार के वनों के जो क्षेत्र होते हैं, उन क्षेत्रों से मिलने वाली विभिन्न प्रकार की लकड़ियाँ होती हैं, उसका किस प्रकार से हम उपयोग कर पाएंगे, तो ये भी एक संभाव्य संसाधन के रूप में पाए जाते हैं। तो संभाव्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हम वर्तमान की अपेक्षा निकट भविष्य में उसके उपयोग की संभावनाएं पाई जाती हों। तो इसमें विभिन्न प्रकार के धात्विक जो खनिज होते हैं उसको भी इस श्रेणी के अंतर्गत रखा जा सकता है। इसके बाद में चौथा जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है अज्ञात एवं गुप्त संसाधन, लेटेंट रिसोर्सेज। तो जिमर मोहम्मद महोदय ने इस संसाधन का भी वर्गीकरण करने के लिए उन्होंने हमारे जो पृथ्वी पाई जाती है उस पृथ्वी के गर्भ में या हमारे जो ऊपरी क्रस्ट पाई जाती है उस क्रस्ट के जो क्षेत्र पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में जमा हुए विभिन्न प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं, जिसका संपूर्ण विश्व में या हमारी पूरी पृथ्वी पर पाया जाता है, वितरण पाया जाता है, तो वह अज्ञात संसाधन के रूप में भी पाए जाते हैं और गुप्त संसाधन भी। उसमें कुछ संसाधन पाए जाते हैं उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखते हैं। तो ठीक तरह से ज्ञान नहीं होने के कारण उसका उपयोग नहीं है, या फिर हम कुछ जो संसाधन होते हैं उसका स्वयं अपना उपयोग नहीं कर पाते हैं और भविष्य के लिए भी उसका उपयोग को छोड़ देते हैं। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों का भारी जमाव पाया जाता है, उत्पादन की भी संभावनाएं पाई जाती हैं, लेकिन उन्होंने अपने जो विभिन्न प्रकार की बहुराष्ट्रीय कंपनियां पाई जाती हैं वो कहाँ पर उत्पादन करती हैं, पेट्रोलियम और उत्पादन करके अपने देश में आयात करते हैं। जैसे खाड़ी, फारस की खाड़ी के जो क्षेत्र पाए जाते हैं या एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण पूर्वी कैरेबियन जो द्वीप समूह के क्षेत्र पाए जाते हैं, या दक्षिण अमेरिका के जो उत्तरी जो क्षेत्र पाए जाते हैं, अमेजन नदी के बेसिन के जो क्षेत्र पाए जाते हैं, उन क्षेत्रों के संसाधनों का उपयोग है वह करने का प्रयास करता है। तो वर्तमान समय उनका ज्ञान है लेकिन उपयोग नहीं कर रहे हैं और वो भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रख पाते हैं, तो उसको हम लेटेंट या अज्ञात संसाधन या गुप्त संसाधन के रूप में भी उसका अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार से गुप्त संसाधनों का दूसरा जो संसाधन आता है वो आता है सौरिक ऊर्जा। सौरिक ऊर्जा का भी हम कितनी मात्रा में उसके ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, कितनी उसकी एफिशिएंसी होगी, किन किन क्षेत्रों के अंतर्गत साल भर पूर्ण रूप से हमें सौरिक ऊर्जा की प्राप्ति हो सकती है, उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा है वायुमंडल के द्वारा प्राप्त ऊर्जा के संसाधन पाए जाते हैं, या वायुमंडल में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो गैसेज पाई जाती हैं उसका हम किस प्रकार से संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं, इसका अध्ययन करना। इसी प्रकार से जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें पाई जाती हैं, नाइट्रोजन जो गैसें पाई जाती हैं, उनका हमारे पर्यावरण के लिए या हमारे संसाधन के रूप में उसका हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या हमारे जो विभिन्न प्रकार के सामुद्रिक क्षेत्र पाए जाते हैं, पृथ्वी के जो लगभग 70% भूभाग पर जो जल संसाधन पाया जाता है, उस जल संसाधन का जो जमाव पाया जाता है या वितरण पाया जाता है, उसमें जो भारी विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थों के जमाव पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के पेट्रोलियम पदार्थों के जो जमाव पाए जाते हैं, उनका हम उपयोग कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार की जो लहरों के द्वारा उत्पन्न होने वाली ऊर्जा का भी हम उपयोग कर सकते हैं, या भूगर्भिक जो ऊर्जा पाई जाती है उस भूगर्भिक ऊर्जा का भी हम उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से मत्स्य जो संसाधन पाया जाता है उसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें विभिन्न प्रकार के गुप्त संसाधन भी पाए जाते हैं, वहाँ के जो विभिन्न प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं उसके अंतर्गत गुप्त संसाधन भी पाए जाते हैं, जिसका अभी तक कोई खोज नहीं हुई है और वहाँ पर भविष्य के लिए वे जो संसाधन है वो सुरक्षित पाए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो संसाधन पाए जाते हैं उन संसाधनों को अज्ञात या गुप्त संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। अब आपके ये जो टॉपिक पाया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज का जो टॉपिक होता है पूरा होता है। अगले टॉपिक के अंतर्गत हम उसके जो क्षेत्र पाए जाते हैं, अगले जो रिसोर्स जो क्षेत्र रिसोर्स ज्योग्राफी के जो अगले टॉपिक्स पाए जाते हैं उनका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।